अपन ऑर्थोपेडिक्स के अंदर पढ़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी, जिसको अपन यहाँ पर सीपीपी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? तो सेरेब्रल पाल्सी है वो एक तरह का ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करता है मूवमेंट को, अपनी बॉडी के मूवमेंट से उनको इफेक्ट करता है। उसके बाद जो मसल टोन है उसको इफेक्ट करता है। उसके बाद जो बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्यों करते हैं? अगर अपने ब्रेन के अंदर किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है और या फिर वहाँ पे जो फॉल्ट डेवलपमेंट हो जाता है उस कारण से सेरेब्रल पाल्सी होता है और उस कारण से अपन को ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है अपनी बॉडी के अंदर। तो अपन देखते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। दिस इज डिफाइंड एज ए नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ सेरेब्रल ओरिजिन। तो सेरेब्रल पाल्सी के जो होता है वो नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होता है, मतलब ये आगे जाके प्रोग्रेस नहीं करता, नॉन प्रोग्रेसिव है। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, मतलब इसके अंदर नर्व्स भी इंक्लूड होगी और मसल्स वगैरह भी इंक्लूड होगी। ठीक है, और ये सेरेब्रल ओरिजिन का डिसऑर्डर है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ क्लिनिकल डिसऑर्डर्स मोस्टली अराइजिंग इन चाइल्डहुड। तो जो सेरेब्रल पाल्सी होता है वो सबसे ज़्यादा अपन को बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, जो कि चाइल्ड होते हैं उनके अंदर अपन को सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिलता है मोस्टली। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द असेंशियल फीचर्स ऑफ ऑल दिस डिसऑर्डर, मतलब जो डिसऑर्डर्स है इसके कुछ असेंशियल फीचर्स है वो है इज अ वेरिंग डिग्री ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, टाइप ऑफ लिम्ब पैरालिसिस, स्पास्टिसिटी टुगेदर विथ डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, एटेक्सिया एंड पर्पसलेस मूवमेंट, एर्थेटोसिस। ठीक है, तो सेरेब्रल जो पाल्सी होता है इसके अंदर अपन को अपर मोटर न्यूरॉन, टाइप ऑफ लिम्ब पैरालिसिस देखने को मिलता है, जिसको मतलब अपन स्पास्टिसिटी कह सकते हैं। उसके बाद इस पैरालिसिस और स्पास्टिसिटी के साथ साथ अपन को यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर भी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, और यहाँ पर अपन को पर्पसलेस मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जिसको अपन ने यहाँ पे कहा है एर्थेटोसिस। ठीक है, उसके बाद अपन इसके अंदर देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी की ईटी पैथोलॉजी। तो इसकी ईटी पैथोलॉजी क्या होती है? बर्थ एनोक्सिया एंड इंजरीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सीपी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अपन को जो सीपी के जो चाइल्ड होते हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये क्यों होता है? ये अगर बच्चों के अंदर किसी भी तरह का बर्थ एनोक्सिया हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है तो उस कारण से अपन को जिस कारण से अपन को यहाँ पे सीपी देखने को मिलता है, ये एक तरह का इसका कॉज है, बर्थ एनोक्सिया एंड इंजरीज। ठीक है, तो बर्थ एनोक्सिया क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यूज। अगर ऑक्सीजन जो लेवल होता है उसका एब्सेंस हो जाए या फिर उसकी डिफ़िकल्टी हो जाए जिस कारण से वो जो टिश्यूज़ है वहाँ पर ठीक से ना पहुँच पाए तो उसको अपन कहते हैं एनोक्सिया। तो यहाँ पे बर्थ एनोक्सिया हो सकता है या फिर किसी भी तरह की इंजरीज हो सकती है। तो अपन सेरेब्रल पाल्सी के कुछ कॉजेज देखते हैं कि किस किस कारण से अपन को सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। वो यहाँ पर है प्रीनेटल कॉज, नेटल कॉज एंड पोस्ट नेटल कॉज, मतलब जन्म से पहले, जन्म के टाइम और जन्म के बाद। ठीक है, तो प्रीनेटल कोर्स के अंदर यहाँ पर आएगा डिफेक्टिव डेवलपमेंट, मतलब जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया है। उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म है उसको अपन कहते हैं कर्निक्टर्स। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे कि कर्निक्टर्स क्या होता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, तो कर्निक्टर्स इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन अ बेबीज ब्लड। तो बेबीज के ब्लड के अंदर क्या होता है ना, अपन को उसका लेवल जो होता है ना यहाँ पे बिलीरुबिन, उसका लेवल अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कर्निटिक्स से एक तरह का ब्रेन डैमेज है। ठीक है, तो जिसके अंदर अपन को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, मतलब बेलेरियम का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसको अपन ने यहाँ पे कहा है कर्निक्टर्स। तो इसके कारण भी अपन को यहाँ पर कोज, ये एक तरह का कोज है जो कि अपन को सेरेब्रल पाल्सी करवा सकता है। उसके बाद आता है बर्थ एनोक्सिया, जो कि अपन ने यहाँ पर देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो उसका एब्सेंस हो जाएगा, फिर उसकी डिफिकल्टी मतलब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस कारण से वो टिश्यूज़ तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा और वहाँ पर उन टिश्यूज़ का डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बर्थ इंजरी, मतलब बर्थ के टाइम अगर किसी तरह की इंजरीज हो जाती है ब्रेन में, ठीक है, तो वो आता है इसके नेटल कोज के अंदर, जिस कारण से अपन को सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिल सकता है चाइल्ड के अंदर। उसके बाद आता है पोस्ट नेटल कोज। तो पोस्ट नेटल कोज के अंदर यहाँ पर आता है इंसेफेलाइटिस। तो इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है ना, इंसेफेलाइटिस एरा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन ऑफ्टन ड्यू टू इन्फेक्शन, मतलब किसी भी इन्फेक्शन के कारण ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको अपन यहाँ पे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो ये भी एक तरह का कॉज है इसका सेरेब्रल पाल्सी का। उसके बाद यहाँ पर आता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस, जो अपने ब्रेन के अंदर मेनिंजियस होता है उसकी इन्फ्लामेशन।
ठीक है। तो इस कारण से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। उसके बाद आता है हेड इंजरी, मतलब हेड के अंदर किसी भी इंजरीज हो जाती है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो उसे कहते हैं हेड इंजरी। तो ये भी एक तरह का कोज है जो कि सेरेब्रल पाल्सी करवा सकता है किसी भी बच्चे के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसका पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंदर क्या लिखा हुआ है, द पैथोलॉजी ऑफ दिस डिसऑर्डर इज अ डिजेनरेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया। तो मतलब इसके पैथोलॉजी के अंदर ये बताया हुआ है इस डिसऑर्डर की पैथोलॉजी के अंदर कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड जो बेसल गैंग्लिया होता है उसका यहाँ पर डिजेनरेशन होने लग जाएगा सीपी के अंदर। तो ये क्यों होता है, आइदर बिकॉज ऑफ दिस फॉल्टी डेवलपमेंट और बिकॉज ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर। अगर ब्रेन के अंदर फॉल्टी डेवलपमेंट हो जाता है तो उस कारण से भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड जो बेसल गैंग्लिया है उसका डिजेनरेशन स्टार्ट हो सकता है। और इसका एक और कॉज है वो है डैमेज कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर। तो वेरियस फैक्टर्स यहाँ पर ये वाले फैक्टर्स बताया हुआ है, मतलब प्रीनेटल कॉज, नेटल कॉज एंड पोस्टनेटल कॉज के कारण भी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड जो बेसल गैंग्लिया है इसका डिजेनरेशन हो सकता है इस डिसऑर्डर के अंदर, मतलब सीपी के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो सीपी है, सीपी के क्लिनिकल फीचर्स। तो इसके अंदर अपन देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ठीक है, कि अपन को पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा। द क्लिनिकल फीचर्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सीवेरिटी ऑफ लीजन, द साइट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड द एसोसिएटेड डेफिसिट्स। तो प्रेजेंटिंग जो कंप्लेंट्स होती है, मतलब जिसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो है सीवेरिटी ऑफ द लीजन, मतलब लीजन की कितनी सीवेरिटी है, साइट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड एसोसिएटेड डेफिसिट, ठीक है। इन तीनों के अकॉर्डिंग होते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सीवेरिटी ऑफ लीजन। द लीजन में भी माइल्ड इन 20% ऑफ केसेस, मतलब 20% केसेस के अंदर अपन को ये जो सेरेब्रल पाल्सी है वो माइल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। in which case the child may remain ambulatory without any help and may never require consultation। तो अगर जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 20% जो केसेस होते हैं वो अपन को माइल्ड सीपी के देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो चाइल्ड होता है वो एम्बुलेटरी विदाउट एनी हेल्प, मतलब वो चल फिर सकता है बिना किसी हेल्प के, जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको किसी भी तरह का कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कंसल्टेशन का। उसके बाद यहाँ पर है इन द मेजोरिटी ऑलमोस्ट 50% ऑफ केसेस, यहाँ 20% की बात है, यहाँ पर 50% की बात है कि 50% जो केसेस होते हैं उसके अंदर द चाइल्ड रिक्वायर्ड विथ हेल्प विथ एम्बुलेशन, मतलब उसको चलने फिरने में उसको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होगी। 50% केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा सीपी के। The usual presentation is a child less than 1 year old is whom the parents have noticed the lack of control on the affected limb। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो नोटिस करते हैं अपने बच्चे को कि वो ठीक से वो नोटिस करते हैं कि जो उसका जो बच्चा है जो उसका जो एक पैर है या फिर एक लिम्ब है वो उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा है, मतलब लेक ऑफ कंट्रोल है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है और वो उसका जो पार्ट है थोड़ा डैमेज है। तो ऐसा वो नोटिस करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर को जाके बताते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये सब हो रहा है। देयर इज अ डिले इन द डेवलपमेंट माइलस्टोन सच एज सिटिंग अप, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो बच्चे का जो माइलस्टोन होता है, मतलब वो कितने टाइम में चल रहा है, कितने टाइम में बैठ रहा है, कितने टाइम में बोल रहा है, वो सब माइलस्टोन के अंदर आता है बच्चे के। तो उसका जो माइलस्टोन होता है वो उसका ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मतलब उसका डिले डेवलपमेंट होता है, मतलब उसको जिस टाइम में बच्चे को बैठना स्टार्ट कर देना चाहिए वो उतने टाइम में बैठना नहीं सीख पाएगा, उसको जितने टाइम में चलना सीख लेना चाहिए था वो उतने टाइम में चलना सीख नहीं पाएगा, मतलब उसका सब कुछ डिले हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिले इन द डेवलपमेंट माइलस्टोन। तो मतलब वो क्या क्या डिले हो जाएगा, वो सिटिंग अब ठीक से बैठ नहीं पाएगा, स्टैंडिंग खड़े होने में, वॉकिंग चलने में, ये सब उसके डिले हो जाएंगे। इन अबाउट 30% ऑफ केसेस, तब यहाँ पर है 30% ऑफ केसेस की द इन्वॉल्वमेंट इज सीवियर। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे, एंड द चाइल्ड इज बेड रिडन। तो 20% के अंदर क्या हो रहा था, जो बच्चा है वो ठीक से चल फिर पा रहा था, मतलब उसको हेल्प की जरूरत नहीं थी, वो बिना हेल्प के अपना काम कर लेता था। 50% के अंदर था कि उसको थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है एम्बुलेशन में। उसके बाद 30% केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें जो बच्चा है वो बिल्कुल चल नहीं पाता और वो बिल्कुल बेड पे पड़ा रहता है, मतलब बेड रिटर्न पेशेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है पेटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट।
The pyramidal trach are involved in 65% of cases and they present with a spasticity, exaggerated reflexes etc. तो यहाँ पर 65% केसेस के अंदर क्या होता है ना, पिरामिडल जो ट्रैक है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो दे प्रेजेंट विथ स्पास्टिसिटी, तो पेशेंट के अंदर आपको स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी एंड एक्साग्रेटेड रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे एक्सेट्रा। वन और ऑल द लिम्ब में भी इन्वॉल्व, तो इसके अंदर एक लिम्ब भी इन्वॉल्व हो सकता है या फिर ऑल लिम्ब जो सारे लिम्ब्स हैं हाथ पे जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। द कॉमनेस्ट पैटर्न इज द सिमेट्रिकल स्पास्टिक पैरासिस, तो इसका यहाँ पर अपन पैटर्न की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर सबसे कॉमनेस्ट पैटर्न ये होता है कि एसिमेट्रिकल स्पास्टिक पैरासिस होता है ऑफ द लोअर लिम्ब, यहाँ पर लोअर लिम्ब की बात हो रही है, रिजल्टिंग इन द टेंडेंसी ऑफ लेग्स एंड अडक्ट द हिप। तो इसके रिजल्ट के मतलब इसकी जो टेंडेंसी क्या होती है, फ्लेक्स एंड अडक्ट द हिप की होती है, टू कीप द नी फ्लेक्स, जो नी को जो है वो फ्लेक्स्ड रखता है, एंड फिट इज इक्वाइनस, जिसके जो फिट होते हैं वो इक्वाइनस में होते हैं। लेस कॉमन इट में प्रेजेंट एज, तो इसके अंदर आपको कॉमनली क्या देखने को मिलता है, लेस कॉमनली मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया आपको देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। अपन इन तीनों का मतलब देखते हैं कि क्या कौन कौन से पैरालिसिस है। मोनोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालाइसिस रेस्ट्रिक्टेड टू वन लिम्ब, मतलब जो वन लिम्ब है उसके अंदर जो मूवमेंट है, मतलब जो पैरालिसिस उसके अंदर ही होगा। उसके बाद आता है हेमीप्लेजिया, तो हेमीप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी की जो वन साइड है उसका पैरालिसिस। उसके बाद आता है यहाँ पर आता है क्वाड्रिप्लेजिया, तो क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस फ्रॉम द नेक डाउन इंक्लूडिंग द ट्रंक, लेग एंड आर्म, मतलब जो नेक के जो नीचे वाला पार्ट है उसका पैरालिसिस, जिसके अंदर इंक्लूड होगा ट्रंक, लेग एंड उसके आर्म्स। उसके बाद यहाँ पर है इन द अपर लिम्ब, अब यहाँ पर अपर लिम्ब की बात होगी, यहाँ पर पहले लोअर लिम्ब की बात थी। अपर लिम्ब में क्या होगा ना, इन द अपर लिम्ब देयर इज टिपिकल फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, रिस्ट का फ्लेक्शन होगा, फिंगर विथ अबडक्टेड, जो फिंगर्स है वो अबडक्टेड रहेगी, ऑफ द थंब एंड प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म, जो फोरआर्म है उसका प्रोनेशन रहेगा। इन 35% ऑफ केसेस, तो यहाँ पे 35% केसेस के अंदर क्या होता है ना, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स सच एज द एटेक्सिया, एर्थेटोसिस मूवमेंट एंड डिस्टोनिया प्रीडोमिनेंट। 35 जो केसेस होते हैं उसके अंदर यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि होते हैं एटेक्सिया, एर्थेटोसिस मूवमेंट्स एंड डिस्टोनिया प्रीडोमिनेंट। तो अपन इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एटेक्सिया क्या होता है। तो एटेक्सिक का मतलब होता है इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। तो अपन ने पहले देखा था कि जो पोस्चर है, कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, वो सब यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। तो एटेक्सिया के अंदर क्या होगा, मतलब इसका मतलब होता है इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, जो पेशेंट है उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से रह नहीं पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एर्थेटोसिस। एर्थेटोसिस का मतलब होता है, एर्थेटोसिस रिफर्स टू द स्लो इनवॉलंटरी एंड ट्रिंकरिंग मूवमेंट ऑफ द लिम्ब, फेस, नेक, टंग एंड अदर मसल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है जो कि है डिस्टोनिया। तो डिस्टोनिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन डेट कॉज रिपीटेटिव और ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो यहाँ पे जो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, डेट कॉज जो कि कॉज करता है रिपीटेटिव और ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है एसोसिएटेड डिफेक्ट्स। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस कंसिस्ट ऑफ स्पीच डिफेक्ट, सेंसरी डिफेक्ट, एपिलेप्सी, ऑक्यूलर डिफेक्ट्स एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो एसोसिएटेड डिफेक्ट्स के अंदर आपको कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि अपन क्लिनिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पेशेंट के अंदर स्पीच डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक से बोल नहीं पाएगा, सेंसरी डिफेक्ट्स मिलेगा, ठीक से सेंस नहीं कर पा रहा है, एपिलेप्सी देखने को मिल सकती है, ऑक्यूलर डिफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और जो पेशेंट है वो मेंटल रिटार्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर है 50% ऑफ पेशेंट, मतलब 50% जो केसेस है उसके अंदर अपन को सीवियर मेंटली रिटार्ड पेशेंट देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे सीवियर होगा। उसके बाद 25% ऐसे होते हैं जिसके केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अपन को मॉडरेट मेंटल रिटार्ड पेशेंट देखने को मिलेंगे, और 25% ऐसे होते हैं जिसके अंदर अपन को मॉडल लाइन मेंटल रिटार्ड पेशेंट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अपन यहाँ पे पढ़ते हैं इसके एग्जामिनेशन की, जो अपन सीपी के जो पेशेंट है, सीपी के जो चाइल्ड है, उनका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे कि इसको सेरेब्रल पाल्सी है।
तो ऑन एग्जामिनेशन देयर में बी वीकनेस ऑफ मसल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच इज वेरिएबल। तो अपन जब एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे जो अपन को जो मसल्स होती है उसका वीकनेस देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन करेंगे तब। दिस लीड्स टू मार्क्ड मसल इम्बैलेंस रिजल्टिंग इन डिफॉर्मिटी। तो मसल इम्बैलेंस अपन को देखने को मिलेगा, वहाँ पर वीकनेस और मसल है तो जो मसल है वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पाएगा पेशेंट, और वहाँ पर अपन को मसल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, जिस कारण से अपन को जो डिफॉर्मिटीज़ भी देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर, जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकती है। द जॉइंट आर स्टिफ बट ऑफ स्पास्टिसिटी, hence when a straight pressure is applied on the muscle relax and the deformity partially correct as the pressure is released the spasm recurrence immediately। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है the joint are stiff, क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाता है। अब ये स्टिफ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी के कारण जॉइंट है वो स्टिफ हो जाएंगे। और जब अपन यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्ट्रेट प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो मसल रिलैक्स हो जाता है एंड जो डिफॉर्मिटी है वो पार्शली करेक्ट हो जाती है। लेकिन जैसे अपन जो प्रेशर है वो हटाते हैं, वहाँ से रिलीज करते हैं, तो स्पाज्म जो होता है वो वापस वहाँ पर आ जाता है, रिटर्न से इमिडिएटली, जल्दी से। उसके बाद द टेंडर रिफ्लेक्स आर एक्सैगरेटेड एंड कॉलस में बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोनस। तो क्लोनस का मतलब क्या होता है? क्लोनस इज इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन caused by permanent lesion in the descending motor neuron। ओके, उसके बाद यहाँ पर है the patient exhibit a lack of voluntary control and when asked to hold an object as the patient tried to move a single group of muscles, other groups contract at the same time। तो अपन यहाँ पे क्या है ना, अपन ने यहाँ पे देखा कि उसका जो मसल है वो वीक है, मसल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। तो जब अपन यहाँ पर जो पेशेंट को बोलेंगे कि आप इस चीज़ को होल्ड करके रखो, इसको पकड़ो, तो जो पेशेंट है वो उसको कर नहीं पाता है, मतलब उस चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल होता है पेशेंट के अंदर। जब व्हेन आस्क्ड टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट, जब अपन उसको बोलते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करो, एज द पेशेंट ट्राई टू मूव अ सिंगल ग्रुप ऑफ मसल। तो जो पेशेंट क्या होता है ना, ट्राई करता है उसको पकड़ने की, और उस सिंगल ग्रुप ऑफ मसल को यूज़ करता है, मतलब उसको मूव करता है। बट क्या होता है ना, अदर ग्रुप कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम, लेकिन उसके जो अंदर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट कर जाती है, जिस कारण से वो अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड नहीं कर पाता है। मेंटल डेफिशिएंसी में भी प्रेजेंट, और यहाँ पे जो मेंटल डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है कि अपन ने देखा था कि यहाँ पे मेंटल रिटार्डेड जो पेशेंट है वो भी अपन को देखने को मिलेंगे, सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड। ओके, तो मतलब उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो कम हो जाएगी यहाँ पर सीपी के अंदर। देयर में आल्सो भी डिफेक्टिव विजन एंड इम्पेयर्ड हियरिंग। तो साथ साथ में उसका डिफेक्टिव विजन हो जाएगा, मतलब ठीक से देख भी नहीं पाएगा, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, एंड इम्पेयर्ड हियरिंग, मतलब वो ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है सीपी का ट्रीटमेंट, कि अपन सीपी के जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या होगा। द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू मेंटेन एंड डेवलप वॉट एवर फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी द चाइल्ड हैज़ इट। तो अपना प्रिंसिपल यही है, अपना एम यही है पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का, कि जो उसकी जो मसल जो पावर है वो फिर से आ पाए, वो फिजिकली वापस एक्टिव हो जाए, वो अपने काम कर पाए, और मेंटल कैपेसिटी है वो भी उसकी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है द एम ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट का एम है वो है टू मेंटेन एंड डेवलप फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी, कि अपन उसको जो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी है उसको मेंटेन करके रख पाए, मतलब वो और भी ज़्यादा ख़राब ना हो, और उसको फिर ठीक से वापस उसको डेवलप कर पाए, ताकि वो जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। तो उसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट से अपन इसको ठीक कर सकते हैं, एंड स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी देकर भी अपन पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ये इसके ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर ये दोनों अपन को करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ द प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। तो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, जो अपन देखा था कि जो मसल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स है वो वीक हो रही थी, जिस कारण से वहाँ पर डिफॉर्मिटी हो रही थी। तो अपन को डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करना है एंड इसको करेक्ट करना है। अगर डिफॉर्मिटी नहीं है तो उसको प्रिवेंट करके रखना है, कि ताकि उसको पेशेंट को है वो डिफॉर्मिटी ना हो जाए, मतलब उसको पहले से प्रिवेंट करके रखना है। और अगर डिफॉर्मिटी हो जाती है तो उसका फिर करेक्शन करना है अपन को।
एंड कीपिंग द स्पास्टिसिटी अंडर चेक। मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द स्पास्टिसिटी आर, तो जो स्पास्टिसिटी है उसको अपन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उसके मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो है ड्रग्स, तो ड्रग्स के अंदर आता है डाइजेपाम, पेक्लोफिन, प्रेलोल नर्व ब्लॉकर एंड न्यूरेक्टोमी। तो न्यूरेक्टोमी यहाँ पर क्या होता है, न्यूरेक्टोमी में भी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल सीवियर मसल स्पाज्म। तो न्यूरेक्टोमी से अपन जो सीवियर जो मतलब सीवियर मसल स्पाज्म होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरफेयरिंग विथ ऑप्टिमल रिहेबिलिटेशन, और उसको रिहेबिलिटेशन देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड, वो है स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। constitutes an important adjunct to the overall treatment of child. Mild case can be looked after at home, but especially residential school are required for severe handicapped पीपल्स। तो स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपन देंगे पेशेंट को। अपन ने देखा था कि जो बच्चा है वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो अपन उसको स्पीच थेरेपी देंगे एंड उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे ताकि वो अपने काम कर पाए, स्कूल वगैरह जा पाए। माइल्ड केसेस कैन बी लुक्ड आफ्टर एट होम, मतलब जो माइल्ड केसेस जो होता है उसको अपन घर पर देख सकते हैं। बट जो स्पेशल रेजिडेंट जो चाइल्ड होता है उसको अपन स्कूल, उनके अलग से अपन को स्कूल बनवाने पड़ते हैं। स्कूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीवियर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस, और जो सीवियर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनको, उनके लिए अपन को अलग से स्कूल्स बनवाने पड़ते हैं ताकि उनको उसी तरह की नॉलेज दी जाए, उससे उनको उसी तरह से पढ़ाया जाए कि उसको अगर उसकी विज़न है, विज़न लॉस है, हेयरिंग वो ठीक से सुन नहीं पाता, हैंडीकैप्ड है, तो उसको उसी स्किल्स के साथ उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आता है एक और इसका टॉपिक है, वो है प्रोग्नोसिस। इसका अपन प्रोग्नोसिस कैसे करेंगे सीपी का। कंप्लीट क्योर इज इम्पॉसिबल सिंस एज एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्रेन इज डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रिप्लेस। तो इसका जो कंप्लीट क्योर होता है सीपी का वो इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि इम्पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रेन के कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, मतलब ब्रेन के कुछ ऐसे बहुत ज़रूरी पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो अपन उसको वापस लेके तो नहीं आ पाते, इसलिए अपन उसका पूरा तरीके से उसको कंप्लीट उसका क्योर नहीं कर सकते हैं। तो एंड कैन नॉट बी रिपेयर एंड रिप्लेस, तो अपन उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। ऑल डेट कैन बी होप्ड फॉर इज ए इम्प्रूवमेंट, तो अपन इसको बिल्कुल ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन अपन ये होप कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए ताकि वो थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज़ कर पाए, उसको ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो इस कारण से अपन उसको सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की होप कर सकते हैं कि थोड़ा इम्प्रूव हो जाए जो पेशेंट है वो, लेकिन अपन इसका जो बिल्कुल कंप्लीट जो उसका क्योर है वो तो अपन नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन एंड सिवियरिटी ऑफ द अंडरलाइनिंग डैमेज, तो जिसका जो ट्रीटमेंट है उसका जो अपन प्रोग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है पेशेंट के सीवियरिटी के ऊपर, ठीक है। जितना सीवियर होगा उतने चांसेस कम होंगे उसको ठीक करने के। अगर माइल्ड केस है तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं। द अंडरलाइनिंग डैमेज, द चाइल्ड कैन मेड इंडिपेंडेंट इनफ टू अर्न हिज वन लिविंग एंड ड्यू कोर्स, ठीक है। यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है। द चाइल्ड फॉर्मली डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज़ में ऑफ्टन बिकम डिपेंडेंट, तो पर उसको इतना तो सिखा दे ताकि वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो कर पाए और उसको उस अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी किसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। दिस नीड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पेशेंस एंड perseverance on the part of the patient is a attendant of the child। तो मतलब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए ना मतलब तो एकदम से ठीक नहीं होता, तो मतलब जो पेशेंट है उसके जो पेरेंट्स है उसको काफ़ी अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ता है कि ताकि वो ठीक हो जाए। पेरेंट्स एंड अटेंडेंस ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो भी चाइल्ड को देख रहे हैं उन लोगों की बात हो रही है। द स्पीड ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट देयर आर अ फ्यू इज होम वर्थ वाइल्ड इम्प्रूवमेंट कैन नॉट बी रिगेन, मतलब अपन यहाँ पे इसकी पूरी कंप्लेंट रिपोर्ट मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अपन कर सकते हैं ताकि वो अपना जो डेली एक्टिविटीज़ है वो कर पाए, चल फिर पाए, खाना वाना खा ले, ये सब मतलब वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर पाए।
तो आज अपन ने ऑर्थोपेडिक्स के अंदर पढ़ा था सेरेब्रल पाल्सी। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, वो है इटियोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, के एग्जामिनेशन, उसके बाद इसका अपन ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, उसके बाद इसका प्रोग्नोसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।